संघर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति। संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। छात्रों के संपूर्ण विकास में शिक्षकों का क्या है योगदान, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। छात्र वर्ग पूरी तरह से निर्भर होता है विद्यालय और शिक्षकों पर। आज हमारे पास शहर के प्रख्यात स्कूल्स के दो प्रिंसिपल हैं। आप हैं श्री फूलदेव सोरेंग, आप प्रधानाचार्य सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा हैं, और आप मैडम परमजीत कौर, आप सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संप्रति हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, कैसे देखते हैं आप शिक्षकों का क्या योगदान है छात्रों के संपूर्ण विकास में? आपको धन्यवाद। जब मैं शिक्षकों के योगदान के बारे में सोचता हूँ जी, तो सर्वप्रथम मैं विद्यार्थियों के जीवन को केंद्र बिंदु मानता हूँ, क्योंकि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं, चाहे हमारे स्कूल की बात करें चाहे अन्य विद्यालयों की भी हम बात करें, सर्वप्रथम वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सोचते हैं। और जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उनमें जो इच्छा है अपने आप को देने के लिए, इसलिए एक शिक्षक वही हो सकता है, एक शिक्षिका वही हो सकती है जो इन बच्चों के जीवन को सुंदर बनाने, उन्हें सजाने के लिए अपना योगदान दे सकें। हम विश्वास करते हैं कि ये बच्चे बच्चियां जो विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं, यही देश के सफल नागरिक बनेंगे। और इसलिए जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालयों में कार्य करते हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही बच्चे बच्चियां हैं जो कल के दिन में हमारे देश के सच्चे और अच्छे नागरिक होंगे। और इन्हीं के जीवन को सजाने और संवारने में यही शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चे बच्चियों को ये विद्यालय को सौंपते हैं, और विद्यालय इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उन सौंपे हुए विद्यार्थियों के जीवन को सजाने संवारने का कार्य करता है। और इसमें जब हम देखते हैं कि किस तरह ये बच्चे बच्चियां स्कूल आते हैं, इनके अभिभावक इन्हें प्रतिदिन समय पर स्कूल पहुंचाते हैं, इसमें अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये अभिभावक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं पर बहुत ही गहराई से विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए वे विद्यार्थियों को अब इन्हीं प्रकार के विद्यालयों में उनका दाखिला कराना चाहते हैं। अभी हम लोग फूलदेव सोरेंग साहब को सुन रहे थे, जो प्रिंसिपल डोरंडा सेंट जेवियर्स के हैं, और अब हमारे पास मैडम है। मैडम, आपसे भी यही सवाल, आप कैसे जोड़ती हैं शिक्षक और छात्रों को? थैंक यू दीपक जी। जब 3 साल का बच्चा स्कूल में आता है तो वो एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है। और जब वो नॉर्मली आजकल हमारी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो उनमें सोशल स्किल्स थोड़े से कम होते हैं, उनको बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग की हैबिट नहीं होती है। तो पहली चीज़ जो शिक्षक करते हैं, उनको सोशल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं। पेरेंट्स अपने लेवल पे जैसा कि सर ने कहा कोऑपरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्कूल के ऊपर विश्वास करते हैं, बट क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनके पास भी कोई और विकल्प नहीं होता है। तो जब वो बच्चा स्कूल में आता है, उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें सोशल स्किल्स डेवलप करने, और क्योंकि आईक्यू तो बच्चों में होता ही है और उसको डेवलप करना होता है। एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो बच्चों का स्पिरिचुअल क्वोशंट डेवलप करना, कि बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ना सीखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझें। और अगर कोई मुझे कहे कि उतना छोटा बच्चा कैसे समझेगा,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना छोटा बच्चा ही समझेगा, और जैसा कि सर ने कहा कि वो फ्यूचर नागरिक बनेंगे, और ये उनको ये बात समझनी है क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और वो सिर्फ इस देश के नागरिक नहीं है, वो पूरी धरती के नागरिक है। एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक प्लैनेट है, तो हम इस धरती के नागरिक होके उस धरती के बारे में सोचेंगे और वो सारी वैल्यूज़ जो है वो एकदम छोटे से बच्चों में जाएंगे। और एज अ प्रिंसिपल हम जो भी टीचर्स को बताते हैं वो बच्चों तक टीचर्स ही लेके जाते हैं। तो शिक्षक इस मामले में बहुत ही अहम रोल निभाता है। और साथ ही साथ जैसे कि एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग वात्सल्यम करते हैं स्कूल में, जिसमें कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ मिल के कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। तो उसमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का इतना बड़ा होता है पार्टिसिपेशन कि कभी कभी तो आई एम ओवरवेल्म्ड। और मुझे लगता है कि जो भी शिक्षक करते हैं, जो भी स्टार्ट करते हैं, जो भी नींव रखते हैं उन बच्चों की, वो बहुत दूर तक जाती है। क्या कहा है दोनों ने, इसीलिए ये पुरोधा कहे जाते हैं, इसीलिए ये लोग अग्रज माने जाते हैं। हमेशा ही मैंने आपके स्कूल को भी देखा है सर, और मैडम आपके स्कूल में भी देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, सबकी काफ़ी भावना से आप सेवा करते हैं, बुलाते हैं, उनको सत्कार करते हैं। सर, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, मैडम ने कहा कि कौशल विकास अति आवश्यक है, और इस पर मैडम भी ध्यान दे रही है, आपका स्कूल भी ध्यान देता है। क्या कहते हैं आप, कौशल विकास कितना जरूरी, और आपका स्कूल बच्चों के लिए क्या कर रहा है? एकेडमिकली विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते हैं वो आवश्यक है, लेकिन आज की दुनिया में जब हम देखते हैं बच्चों को और इनके भविष्य को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें स्किल डेवलपमेंट जैसे अवसरों को जितना हो सके हमें उन्हें देना चाहिए। जहाँ तक हमारे स्कूल की बात है, बहुत सारे हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। जब एकेडमिकली हम उनको देखते हैं तो हम उनके लिए भाषण प्रतियोगिता रखते हैं। उसमें बच्चों के आत्मविश्वास का विकास होता है। बच्चे स्टेज में जाते हैं, स्टेज में जाकर के वे लोगों के सामने बोलना सीखते हैं। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा, जब आप पहली बार स्टेज में गए होंगे कहीं, आप में एक संदेह की भावना आई होगी। जी बिल्कुल। और आपको जब संदेह हुआ तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लड़खड़ाने लगे होंगे। लेकिन जब मैं देखता हूँ बच्चों को स्टेज में जाते हैं, वे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, वे अच्छी तरह बोलने लगते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और उसी आत्मविश्वास से वे एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हैं। ये रही एकेडमिकली उनके स्किल्स को डेवलप करने की बात। जब मैं उन्हें व्यवहारिक तौर पर देखता हूँ तो हमारे स्कूल में हम लोग चिल्ड्रंस डे के नाम पर उनके लिए फेट रखते हैं, जहाँ वे अपने कुछ स्टॉल्स रखते हैं, गेम्स स्टॉल रखे, फूड स्टॉल रखे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फूड स्टॉल की बात करें तो बच्चों को बताया जाता है कि चिल्ड्रन यू विल बी गिवन 2 स्टॉल्स फॉर ईच क्लास। तो बच्चे अपनी टीम बनाते हैं, उसमें बच्चे सीखते हैं कि वे किस तरह अपने मित्रों के साथ बातचीत करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें और दूसरे के विचारों को भी वे स्वीकार करें। फाइनली वे सहमत हों कोई एक बिंदु पर, और इस तरह वे एक साथ मिलते हैं। टीम वर्क कैसे करना है उसे सीखते हैं। जब हम फूड स्टॉल की बात कर रहे थे, उसमें और हम और गहराई से सोचने लगे तो बच्चे खुद पकाते हैं, तो उन्हें किचन में कैसे काम करना है वो स्किल भी वे सीखते हैं। कभी जलन हो जाएगी, कभी कोई खाना ज़्यादा पक जाएगा, नमक कम हो जाएगा इत्यादि। लेकिन जब ये इस तरह के मौकों का फ़ायदा उठाएंगे तो उनमें धीरे धीरे रुचि जगेगी और वे खुद अपने से पकाने, चाय बनाने, खाना बनाने इत्यादि की जो कला है उसे सीखेंगे। इसी तरह वे किस तरह वाणिज्य के भाग में किस तरह वे आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह के भी कार्यों में वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दुकान लगा दी है तो उसमें कैसे एक दुकान चलाना है, उसकी जो प्रतिभा है, जो स्किल्स हैं उसे भी डेवलप करते हैं। खरीद बिक्री किस तरह करनी है उसका भी ज्ञान वे हासिल करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में चलते हैं जिससे बच्चों का विकास होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से बच्चे स्वतः इंटरेस्टेड होंगे और वे इंटरेस्टेड होकर के उन स्किल्स को आगे भी विकसित कर सकते हैं। देखा दर्शकों, मतलब अब आपका बच्चा सब कुछ सीख रहा है
वाणिज्य भी करना सीख रहा है, इसके साथ साथ कई तरह के प्रयोगों से गुजर रहा है। स्कूल अब ये ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बात अब आती है, आप में से कई ऐसे होंगे जो आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते होंगे, मेरे बच्चे भी जाते हैं और मेरे पास भी बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। तो इसी संदर्भ में एक सवाल है मैडम से। मैडम, ये शिक्षा प्रणाली जो है आज की, कैसे सरल बना सकते हैं हम लोग इसको? और मुझे लगता है शिक्षा प्रणाली बहुत सरल है। सरल इन द सेंस मैं इसलिए कहूँगी कि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेज देना है और टीचर के ऊपर विश्वास करना है और उसके बाद समझ लें, क्योंकि हम लोग उनका सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके स्किल्स के डेवलपमेंट पे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि सर ने कई तरह के स्किल्स बताए कि स्कूल में होते हैं, तो ये हमारे टाइम पे नहीं था। ये मानते हैं ना? हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो ये हम लोग के साथ इस तरह की पढ़ाई नहीं हुई है। तो आजकल जो इस तरह से पढ़ाई हो रही है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, एकेडमिक्स को स्किल के साथ इंटरलेट करके पढ़ाया जा रहा है। कि जैसे अगर सपोज मुझे उसे प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं उसको एक्चुअली मनी दे के प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये खरीदो, ये बेचो, जैसे सर ने कहा कि वाणिज्य उसके थ्रू सिखाते हैं। तो वो जो मैथ्स जो था, जो कॉन्क्रीट था, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट था, वो कॉन्क्रीट हो गया। कॉन्क्रीट हुआ। तो मुझे लगता है शिक्षा प्रणाली अभी बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे बताते हैं आके कि मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ आज स्कूल मत जाओ, कुछ काम है, तो बच्चा बोलता नहीं मुझे तो जाना है क्योंकि मेरा तो आज स्कूल में रोल प्ले है। तो वो जो टीचर ने कविता पढ़ानी है, वो रोल प्ले के माध्यम से पढ़ानी है, तो वो बच्चा एक्चुअली उस कविता को फील कर पा रहा है। वो कविता के जो पात्र हैं वो बुक से बाहर निकल के उससे बात कर रहे हैं। और एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जब मैं इन स्किल्स के अलावा, जैसे हम स्पीकिंग स्किल्स हो गए, लिसनिंग स्किल्स हो गए, या उनके कमर्शियल स्किल्स हो गए, इसके अलावा जब मैं उनको कुछ और स्किल्स दिखाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि कई बच्चों को बटन लगाना नहीं आता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं उनको स्कूल में सिखाती हूँ तो वो एक जेंडर बायस को भी ओवरकम करता है कि इस बटन को लगाना सिर्फ मदर का काम नहीं है, फादर भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कलनरी स्किल्स की सर ने बात बताई, तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो वो हम एक जेंडर बायस को भी ओवरकम करते हैं। और वो जब वो कलनरी स्किल्स की बात होती है तो उसमें हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बायोलॉजी इंटीग्रेट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी पढ़ाई हो रही है ये बहुत सरल हो रही है और उसमें हर तरह के बच्चे सीखते हैं। किसी बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग से समझ आता है, किसी बच्चे को सुन के समझ आता है, किसी बच्चे को बोल के समझ आता है। तो विजुअल, किनेस्थेटिक, ऑडियो, इस तरह के 4 तरह के लर्नर्स होते हैं, तो वो सारे तरह के लर्नर्स को हम कवर करते हैं। और एक जो गांधी जी की नई तालीम से हम ये बात सीखे हैं कि बच्चों को हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सोचें कि मैं अपने स्कूल में एक पॉटर को बुलाती हूँ और बच्चे को सामने दिखाती हूँ कि घड़ा कैसे बनता है, और बच्चा उस मिट्टी में अपने हाथ एकदम अच्छा से भर के उस घड़े को बनाता है, तो उस चीज़ को वो समझता है कि इस चीज़ में भी कितनी फिनेस की ज़रूरत है, कितनी स्किल की ज़रूरत है। या अगर मैं कहीं से चरखा लाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि इससे तुम मुझे कत के दिखाओ, धागा निकाल के दिखाओ, तो उस सब चीज़ों से बच्चे एक तो हमारे कल्चर से जुड़ते हैं और जो मुझे हमेशा लगता है कि हम्बल हो जाते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और ये जो लोग ये काम करते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करता हूँ मैं, या करते होंगे लोग, कई बातें आती हैं। क्या सर हम लोग गुरुजी से शिक्षक में आ गए हैं, या वो गुरुजी वाली परंपरा पहले थी कि अगर बच्चा गलती किया तो धाड़ से लग भी जाता था? अब तो वो सब होता नहीं है जनरली, लेकिन क्या बच्चे में एक मानसिक दबाव जो हम लोगों के समय हुआ करता था अब भी रहता है, या बच्चा बहुत आसानी से आपके स्कूल में आके पढ़ रहा है और हंसते खेलते घर आ रहा है? ऐसा है? जहाँ तक अभी विद्यालयों की बात करें, गुरुजी कहें या तो वर्तमान में शिक्षक शिक्षिकाएं कहें, हाँ। अभी बच्चों में देखा जाता है कि
सभी बच्चों में वो मानसिक दबाव नहीं होता है। वे इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, मुझसे एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या सज़ा मिलेगी, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मेरा सस्पेंशन होगा, उसके बाद स्कूल तो फिर बुला लेगा। इस तरह की मानसिकता घर कर जाती है बच्चों में। और अभिभावकों की ओर से भी एक तरह से कहें तो जो एक कॉर्पोरल पनिशमेंट होता था उसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। इसका एक तरह से कहें तो दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि मानसिक दबाव में वे नहीं रहते हैं। इसके चलते उनमें जो मेहनत करने की एक लालसा होनी चाहिए थी, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। जहाँ तक हम पहले के शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करते हैं, एक वे मंजे मंजाए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं होते थे जिनमें ज्ञान एकदम कूट कूट कर भरे होते थे, और इसे वे अपने विद्यार्थियों को वे एकदम अपने बेटे बेटियों की तरह वे देते थे। जहां वे विद्यार्थी गलती करते थे उन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया भी जाता था, लेकिन बच्चे इसे अदरवाइज नहीं लेते थे, उनके अभिभावक भी अदरवाइज नहीं लेते थे। वे आकर के स्कूल से शायद ही कभी शिकायत करते थे। लेकिन अभी स्थितियां बदल रही हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ अभिभावक अपने बाल बच्चों के पक्ष लेते हैं, जिसके कारण बच्चों को हमेशा यही लगता है कि मुझे बैकअप करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, जिसके चलते बच्चे बहुत अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि बहुत पेरेंट्स ऐसा भी हैं कि वे कहते हैं कि हमारा बेटा स्कूल के अधीन है, स्कूल जो चाहे इन्हें करे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि स्कूल इन्हें एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में इन्हें तैयार करे, चाहे उन्हें पनिशमेंट देना हो, चाहे किसी अन्य तरह की सज़ा देनी हो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे बेटे या तो बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे, उन्हें अच्छा ज्ञान अर्जन हो और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह निकले। इस तरह की बातें हैं, कई विचार हैं जो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स पहले देखें कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना उचित है, उसको पेरेंट्स बढ़ावा दें। बच्चों को भी सुने, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन को भी सुने। मैं सोचता हूँ अधिकतर स्कूल पेरेंट्स से मुलाकात करने, बच्चों के समस्याओं को समझने और उन्हें उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होगा, और यही भावना शिक्षक शिक्षिकाओं में भी विद्यमान है, यही मेरा मानना है। जी मैडम, परामर्श ऐसे तो गुरुजी पहले अच्छे होते ही थे हम, लेकिन अभी है कि थोड़ा आसान कर दिया गया है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगी इस बात से। और अब काउंसलिंग की बात हो रही है, परामर्श। बच्चे कई मैं देखता हूं कि बच्चे कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक जाते हैं, तो स्कूल बैठा के परामर्श करता है। क्या समय समय पर आप लोग काउंसलिंग का कोई सेशन चलाती हैं, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली काउंसलिंग दोनों तरह की होती है। एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, कुछ इशू है, कुछ स्ट्रेस में है, कोई फैमिली डिस्कॉर्ड है, कई तरह के प्रॉब्लम्स, क्योंकि बच्चे आज के स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आज जैसे मैंने पहले कहा वो ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं। अगर हम लोग क्लास में कम्पीट करते थे तो क्लास के 40 बच्चों के साथ कम्पीट करते थे, तो आज वो शायद 40,000 बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऊपर बच्चे बैठे हैं। तो स्ट्रेस तो बहुत है, तो और लेकिन ऑप्शंस भी बहुत हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती थी। तो एक तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है सो दैट दे कैन ओवरकम द स्ट्रेस, और एक उनकी करियर काउंसलिंग होती है ताकि उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए कि वो बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, क्या उसकी नॉलेज है, क्या स्किल्स है, उसको मिला के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को मिला के उसका कॉम्पिटेंसी डिसाइड किया जाए कि ये बच्चा क्या आगे जाके कर सकता है। और इस स्ट्रेस में ना आए कि पीयर प्रेशर है कि मेरा वो वाला दोस्त साइंस पढ़ रहा है तो मुझे भी साइंस पढ़नी है, या पेरेंट्स कभी बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि एक सेफ सा रास्ता अपना लो। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग होती है, और
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो एक हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि स्कूल एक हैप्पी प्लेस रहे बच्चे के लिए, जहाँ पे एक एंगर फ्री जोन्स रहे हमारे, कि जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी गुस्सा नहीं करेगा और मेडिटेशन करेगा। कभी भी बहुत गुस्सा आता है तो आंख बंद करके 2 मिनट रिफ्लेक्ट करे कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, और उसके बाद एक्शन ले, क्योंकि एक बार जब हम एक्शन ले लेते हैं तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। और क्योंकि ये बच्चे 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कई चीज़ों में हम लोगों से बहुत आगे हैं, क्योंकि हम लोगों को compete करना सिखाया गया था, इनको कोलैबोरेशन सिखाई गई है, और वो कोलैबोरेशन ही है जो इनको बहुत आगे लेके जाएगी और जा सकती है। तो उस कोलैबोरेशन से बच्चे आगे बढ़े, क्रिटिकली सोचे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल देखें कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। तो उस सब को लेके स्कूल में सीरियस काउंसलिंग होती है। स्कूल में डेडिकेटेड काउंसलर भी है और स्पेशल एडुकेटर भी है, 2 तरह की काउंसलिंग है। और कई तरह के गेस्ट स्पीकर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सारी तरह के करियर्स के बारे में बताया जा सकता है, बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो तो उसमें भी करियर्स है, अगर डांस में जाना है तो डांस में जा सकते हो, एक्टिंग में जाना है तो एक्टिंग में जा सकते हो, और उस एक्टिंग के माध्यम से आप साइंस कैसे पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारी अभी लिबरल एजुकेशन की बात है तो हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स मिला जुला के पढ़ा सकते हैं कि केमिस्ट्री के साथ बच्चा फाइन आर्ट्स भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी के साथ बच्चा डांस ले सकता है। तो वो दोनों चीज़ मिला के अगर वो बच्चा अपना करियर डिसाइड करेगा तो मुझे लगता है वो स्ट्रेस फ्री भी रहेगा और खुश भी रहेगा, क्योंकि अगर मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है और डांस भी अच्छा लगता है तो डांस के थ्रू टीचर्स को मैंने देखा है कि बच्चों को जॉइंट्स सिखाते हैं कि ये जॉइंट्स हैं आपके, ये हिंज जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इससे ये डांस का मूव हो सकता है। तो उसको अगर मिला जुला के टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और एक ऑन गोइंग काउंसलिंग उनकी चलती रहती है, और टीचर्स उनको ऑब्जर्व करके डिसाइड करते हैं, और पेरेंट्स को भी लेते हैं अपने, समझाते हैं कि ये बच्चा क्या पढ़ सकता है और क्या नहीं पढ़ सकता। कितना बदल गया संसार। अब बच्चे डांस करते करते भी पढ़ सकते हैं, और सचमुच हमने एक कार्यक्रम में देखा है, आपने मैथमेटिक्स को डांस में कैसे कन्वर्ट किया था, कमाल का था वो प्रोग्राम। सर आपसे एक सवाल, चूँकि हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं कि शिक्षकों का क्या योगदान है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। मोबाइल एक बड़ी समस्या बन रहा है छोटे बच्चों के लिए, कैसे शिक्षक उसको हैंडल कर रहे हैं? अभी आधुनिक दुनिया में जब हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो चुका है, एक तरह से कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। सकारात्मक रूप से यदि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी को, मोबाइल की बात करें चाहे लैपटॉप की बात करें, ये बहुत ही उपयोगी यंत्र हैं, क्योंकि मैम ने कहा कि ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हम लोग ग्लोबल विलेज के सदस्य बन चुके हैं, दुनिया सीमित हो चुकी है। अब अधिकतर ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के कार्य करते हैं। देखिए, घर बैठे हम बिजनेस अपना फैला सकते हैं, लोगों से संवाद कर सकते हैं, लोगों के सुख दुख को हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। अब घर बैठे हम लोगों को बता सकते हैं कि आप फलाना डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, चाहे तो फलाना क्लिनिक में जाइए, वहाँ मेरे आदमी लेकिन वो बच्चे क्या करें जिसका दुष्प्रभाव उन बच्चों पर पड़ रहा है, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करते हैं हम लोग आज। जी, ये रही सकारात्मक चीज़ें। हाँ। लेकिन जब हम अभी के विद्यार्थियों को देखते हैं कि किस तरह वे इन मोबाइल्स कहें या तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके चलते किस तरह बच्चे डिविएट हो गए हैं, ना जो सही रास्ते हैं उससे वे भटक चुके हैं। इसका प्रभाव कुप्रभाव हम देखते हैं कि बच्चे जैसे ही स्कूल से लौटते हैं सबसे पहले वे अपने मोबाइल से देखते हैं कि ओके कितना मैसेज आया है, कहाँ से आया है, कौन कौन भेजे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है इत्यादि। यहाँ तक कि खाने की भी उन्हें चिंता नहीं रहती है। इसलिए बच्चे स्कूल में भी हैं तो मोबाइल को सोच रहे हैं, घर लौटते हैं तो पहले मोबाइल को ही सोचते हैं, जिससे उनमें मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। उनमें जो पढ़ाई के प्रति जो एक आकर्षण होना चाहिए था
उससे वे दूर भाग रहे हैं। उन्हें जो कठिन परिश्रम करने की जो कला है उससे भी वे दूर भाग रहे हैं। इसके चलते उनका जो बौद्धिक विकास होना चाहिए था वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लोग आज्ञा पालन नहीं सीख रहे हैं, हालांकि वे आज्ञाओं का पालन ना करके माता पिता से भी दूर भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। वे कहते हैं कि डोंट इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ, इस तरह के एटीट्यूड उनमें घर कर जा रही है। बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, माता पिता से भी दूर भाग रहे हैं। अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं उनसे भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। अच्छा रिलेशनशिप जो था उससे भी वे धीरे धीरे दूर भागते जा रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा 2-4 व्यक्ति विशेषकर बच्चे एक साथ बैठे हैं तो सबों के हाथ में अपने अपने मोबाइल्स हैं और वे फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं लेकिन वे डिजिटली दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो ये बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं लेकिन डिजिटली वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके चलते ज्ञान वे अर्जित कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस पर ध्यान देनी होगी और उन्हें वापस लानी होगी ताकि वे अपने पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। सवाल तो मेरे पास कई है लिस्ट में, लेकिन समय कम है और जाते जाते मैं सिर्फ आप दोनों से छोटा छोटा संदेश अभिभावकों के लिए चाहूँगा कि क्योंकि अब आपके बाद अभिभावक और अभिभावक के बाद आप, ये चलता है, तो अभिभावकों को मैडम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो जो सर कहे थे तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आ रहा था जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्चा बहुत देर से मोबाइल से बैठा है तो और मदर बोलती है बेटा उठो थोड़ी ताज़ी हवा ले लो, तो बच्चा बोलता मम्मी लिंक भेज दीजिए फ़ोन में। क्या बात। तो मेरा संदेश अभिभावकों के लिए यही है कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत यूज़फुल टूल है, उसको हम एज ए टूल यूज़ करें और उसमें बहुत सारे पेरेंटल ऐप्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि बच्चा छोटा है तो उसको हम सिखाते हैं कि आग डेंजरस है, उससे दूर रहना है, पानी डेंजरस है, दूर रहना है। अब इससे दूर तो नहीं रह सकते लेकिन उसको हम जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो समय है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म मिला है। आज अगर हम टीवी शोज़ देखते हैं, कहीं पे सिंगिंग प्रोग्राम है, कहीं पे डांसिंग प्रोग्राम है, छोटे छोटे बच्चे आके अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाते हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। रुकना पड़ेगा, समय कम है सर, एक बार केवल बस एक लाइन का कुछ संदेश। तो मेरी ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, घरों में हैं, वे हम सबों के लिए बहुत बड़े उपहार हैं। ये हमारे हाथ में है, हमें उन्हें सजाना है, संवारना है, उन्हें हम हमेशा प्रोत्साहित करें ताकि इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी वे अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे चीज़ों का उपयोग करें और अपना जीवन सुंदर बनाएं। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देखते रहिए संप्रति। आज के इस कार्यक्रम से जरूर फ़ायदा उठाइए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।